नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसे कांच के हाउस वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। आंसर, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन बी। व्याख्या, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। जैविक भोजन में प्राकृतिक तत्व होते हैं और उन्हें बनाने के लिए हानिकारक रसायनों, प्रथाओं और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक भोजन में फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और अनाज आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, किन आपदाओं में ट्रांसपोर्ट तकनीक फर्स्ट एड का कार्य करती है? भूकंप, महामारी, बाढ़ एवं ज्वालामुखी विस्फोटन, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी आपदाओं में ट्रांसपोर्ट कम तकनीक फर्स्ट एड का कार्य करती है। अब अगला प्रश्न, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि। आंसर, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। ऑप्शन ए। वनस्पति तेल असंतृप्त वसीय अम्लों से बने होते हैं जबकि वनस्पति घी संतृप्त वसीय अम्लों से बने होते हैं। संतृप्त फैटी एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, इसीलिए वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक हैं। वनस्पति घी में ट्रांस फैट पाया जाता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल में वृद्धि करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी घटा देता है। हालांकि दोनों कैलोरी की मात्रा समान होती है लेकिन उनमें मौजूद वसा का प्रकार भिन्न होता है। घी में संतृप्त वसा की उच्च सांद्रता होती है जो हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ी होती है, जबकि तेल मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा में समृद्ध होता है जो बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, किस तंत्र पर हमारे शरीर के नियंत्रण तथा विभिन्न आंतरिक अंगों के संचार का दायित्व होता है? आंसर, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र पर हमारे शरीर के नियंत्रण तथा विभिन्न आंतरिक अंगों के संचार का दायित्व होता है। अब अगला प्रश्न, मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है? आंसर, मिफेप्रिस्टोन। ऑप्शन ए। व्याख्या, मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा मिफेप्रिस्टोन है। मिफेप्रिस्टोन RU 486 एक दवा है जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय गर्भपात और शीघ्र गर्भपात को प्रबंधित करने के लिए मिसोप्रोस्टोल के साथ संयोजन में किया जाता है। गर्भावस्था के पहले 63 दिनों के दौरान यह संयोजन 97% प्रभावी होता है। अब अगला प्रश्न, लाइफ जिक्र एसिड डाइएथिलामाइड LSD एक शक्तिशाली मतिभ्रम है जिसे सबसे पहले किस वर्ष में संकलित किया गया था? आंसर, 1938 में। व्याख्या, लाइफ जिक्र एसिड डाइएथिलामाइड LSD एक शक्तिशाली मतिभ्रम है जिसे सबसे पहले वर्ष 1938 में संकलित किया गया था। LSD को पहली बार 1938 में बेसेल में फैंडोज प्रयोगशालाओं के लिए काम करते समय अल्बर्ट हॉफमैन द्वारा संश्लेषित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? आंसर, 12 जनवरी 2005 को। व्याख्या, देश की ग्रामीण आबादी विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने एवं किफ़ायती, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। अगला प्रश्न, किसे जीवन रक्षक चिकित्सा कहकर भी संबोधित किया जाता है? आंसर, फर्स्ट एड को। फर्स्ट एड को जीवन रक्षक चिकित्सा कहकर भी संबोधित किया जाता है। फर्स्ट एड के 3 मुख्य उद्देश्य, पहला जीवन संरक्षण, दूसरा स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना और तीसरा घायल व बीमारी व्यक्ति को रोग मुक्त होने में सहायता करना होते हैं। अब अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने वाले पदार्थ हैं? दालचीनी तथा क्रूसीफेरस सब्जियां,
हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन एवं ग्रीन टी। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने वाले पदार्थ मछली, अंडे, विटामिन B12 का सोर्स, दूध और डेयरी उत्पाद, फोर्टिफाइड अनाज, विटामिन B12 से भरपूर सब्जियां, दालचीनी तथा क्रूसीफेरस सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, लहसुन एवं ग्रीन टी हैं। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा की शुरुआत किस शताब्दी में हुई है? आंसर 19वीं शताब्दी में। यौन शिक्षा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। 19वीं सदी के अंत में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन ने उत्तरी अमेरिका स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक स्वच्छता के रूप में यौन शिक्षा की शुरुआत की थी। यह स्कूल आधारित यौन शिक्षा की शुरुआत थी। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर मार्च के दूसरे गुरुवार को। ऑप्शन बी। विश्व किडनी अर्थात गुर्दा दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में किडनी रोग एवं इससे जुड़ी समस्याओं की आवृत्ति व प्रभाव को कम करना है। विश्व किडनी दिवस मनाने की शुरुआत 2006 में हुई और इस वर्ष दुनिया भर के 66 देशों द्वारा विश्व किडनी दिवस मनाया गया था। यह WKD इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, IFN और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन IFKF की एक संयुक्त पहल है। अब अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी सीखे गए व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं है जो सामाजिक रूप में समायोजी होता है और जो व्यक्ति को जीवन के साथ पर्याप्त रूप से अनुकूलित करने में मदद करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आंसर स्टेरेंज द्वारा। ऑप्शन ए। यह परिभाषा स्टेरेंज द्वारा दी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी सीखे गए व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं है जो सामाजिक रूप से समायोजी होता है और जो व्यक्ति को जीवन के साथ पर्याप्त रूप से अनुकूलित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सक फर्स्ट एडर के मुख्य गुण है? चतुरता एवं सहानुभूति, सचेतता एवं साधन कुशल, तीक्ष्ण बुद्धि एवं शांत स्वभाव। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एडर के मुख्य गुण है। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के कमज़ोर होने पर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? थकान का बना रहना, अंगों का टूटना, एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, कमज़ोर तंत्रिका तंत्र के कारण शरीर में ऐंठन, टूटन, थकान आदि महसूस होने लगती है। जब हमारे दिमाग तक ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता है तब नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने लगता है। थकान का बना रहना, अंगों का टूटना, एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस तंत्रिका तंत्र के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा का आगमन हुआ माना जाता है? आंसर सामाजिक स्वच्छता के आगमन से। ऑप्शन ए। सामाजिक स्वच्छता के आगमन से यौन शिक्षा का आगमन हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति मकड़ियों का डर महसूस करता है तो वह निम्नलिखित में से किस एक से पीड़ित हो सकता है? आंसर एराकोनोफोबिया। ऑप्शन ए। व्याख्या, यदि कोई व्यक्ति मकड़ियों का डर महसूस करता है तो वह एराकोनोफोबिया से पीड़ित हो सकता है। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है और उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। जबकि प्रश्नगत फोबिया विकारों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है: एराकोनोफोबिया मकड़ियों का डर, आइथमोफोबिया संख्याओं का डर, एस्ट्रोफोबिया गड़गड़ाहट और बिजली गिरने का डर, एस्ट्रोफोबिया बाहरी अंतरिक्ष का डर। अगला प्रश्न, प्राथमिक उपचार कितने प्रकार का होता है? स्वयं सहायता, प्राथमिक सहायता, स्वयं एवं प्राथमिक सहायता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर स्वयं एवं प्राथमिक सहायता। ऑप्शन सी। प्राथमिक उपचार में स्वयं एवं प्राथमिक सहायता होता है। प्राथमिक चिकित्सा एक छोटी या बड़ी बीमारी या चोट से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल और अल्पकालिक सहायता है। इसमें चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पहले एक गंभीर स्थिति में प्रारंभिक हस्तक्षेप शामिल है। अगला प्रश्न,
न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? आवाज़ में अंतर आ जाना, शारीरिक असंतुलन, याददाश्त में कमी, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के विशिष्ट कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें आनुवंशिक विकार, जन्मजात असमानताएं या विकार, संक्रमण, जीवन शैली या कुपोषण सहित पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याएं और मस्तिष्क की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट या तंत्रिका की चोट शामिल हो सकती है। न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों के मुख्य लक्षण आवाज़ में अंतर आ जाना, शारीरिक असंतुलन, याददाश्त में कमी, अंगों का फड़फड़ाना या फड़कना या झुनझुनी और कमजोरी का होना, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द का होना, आँखों की रोशनी का कमज़ोर होना, अंगों का मरोड़ना और बार बार बेहोश होना होता है। अब अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में स्त्री को क्या परहेज करना चाहिए? अनावश्यक दवाइयों का, बीड़ी सिगरेट का, शराब का, उपर्युक्त सभी का। आंसर उपर्युक्त सभी का। व्याख्या, गर्भावस्था में स्त्री को उपर्युक्त सभी का परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम खुशी तथा प्रभावशीलता के साथ वातावरण एवं उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ मानव का समायोजन है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आंसर स्टेरेंज द्वारा। ऑप्शन ए। व्याख्या, यह परिभाषा स्टेरेंज द्वारा दी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम खुशी तथा प्रभावशीलता के साथ वातावरण एवं उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ मानव का समायोजन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 मार्च को, 28 जून को, 2 अक्टूबर को। आंसर 16 मार्च को। व्याख्या, टीकाकरण कई गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक होता है। लोगों को वैक्सीन के इसी महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि देश में पहला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2 अक्टूबर 1995 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया गया था, लेकिन कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ टकराव से बचने के लिए इसे बाद में परिवर्तित करके 16 मार्च कर दिया गया। चूँकि 16 मार्च 1995 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोलियो पहल के तहत भारत में मौखिक पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और यह टीकाकरण कार्यक्रम 2 बूंद जिंदगी के नाम से लोकप्रिय हुआ था। इसीलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत के जश्न के रूप में मनाता है, जिसने देश से पोलियो उन्मूलन में मदद की है। अतः लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताने के उद्देश्य से अब हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह सहायता जिसे घायल व्यक्ति स्वयं कर सकता है कहलाती है? आंसर स्वयं सहायता। व्याख्या, वह सहायता जिसे घायल व्यक्ति स्वयं कर सकता है स्वयं सहायता कहलाती है। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत भार होता है। आंसर 1300 ग्राम। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। हालांकि वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत वजन 1336 ग्राम जबकि वयस्क महिला के लिए 1198 ग्राम होता है। बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कम हो जाता है। हाथी के मस्तिष्क का वजन लगभग 6000 ग्राम होता है। बिल्ली के मस्तिष्क का वजन लगभग 30 ग्राम होता है। अब अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है नियमित डॉक्टरों के जांच व सलाह, आयरन की गोलियों का नियमित सेवन, टिटनेस का पूरा कोर्स, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, गर्भावस्था में गर्भवती महिला के लिए उपर्युक्त सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रायः मुक्त होता है द्वंद्व तथा तनाव से, दुख, चिंता तथा कुंठा से, अवसाद से, उपर्युक्त सभी से। आंसर उपर्युक्त सभी से। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रायः उपर्युक्त सभी से मुक्त होता है। मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति के बजाय मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य सकारात्मक विशेषताओं की उपस्थिति से है। वह अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना हीन समझता है। वह ममतात्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। अगला प्रश्न, किस पट्टी को देखने पर लगता है कि व्यक्ति गर्दन में झोली लटकाए हुए है? आंसर झोली पट्टी लगाने पर। ऑप्शन ए। झोली पट्टी लगाने पर पट्टी को देखने पर लगता है कि व्यक्ति गर्दन में झोली लटकाए हुए है। अब अगला प्रश्न, तंत्रिका विकृति के मुख्य लक्षण क्या है? उठने, बैठने तथा चलने में परेशानी, मांसपेशियों का कठोर हो जाना, निगलने में कठिनाई, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी।
तंत्रिका विकृति के मुख्य लक्षण उठने बैठने तथा चलने में परेशानी, मांसपेशियों का कठोर हो जाना, निगलने में कठिनाई है। यदि तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है तो पोलियो, मेनिनजाइटिस, एपिड्यूरल एब्सेस और एन्सेफेलाइटिस जैसे संक्रमण हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी हैं जिसमें लोगों को मिर्गी, सिर दर्द, चक्कर आना और नसों का दर्द जैसी कार्यात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में टिटनेस के टीके लगवाने चाहिए? आंसर, गर्भावस्था के दौरान कभी भी नहीं। अब अगला प्रश्न, गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनेस का टीका या टेटनेस वैक्सीन की 3 खुराकें पहली बार गर्भावस्था की शुरुआत में, दूसरी बार पहले इंजेक्शन के कम से कम 1 महीने बाद और तीसरी बार दूसरे इंजेक्शन के कम से कम 1 वर्ष बाद लगाया जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न, किन गुणों वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है? चिंता और संघर्ष रहित पूर्णतः नियोजित व्यक्ति, श्रेष्ठ और संतुलित आत्म मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति, संवेगात्मक रूप से परिपक्व और निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी गुणों वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। अब अगला प्रश्न, घाव पर मोड़कर बांधी जाने वाली पट्टी क्या कहलाती है? आंसर, तिकोनी पट्टी। घाव पर मोड़कर बांधी जाने वाली पट्टी तिकोनी पट्टी कहलाती है। चोटग्रस्त अंग एवं घाव को ढकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से खप्सियों और औषधि व रुई आदि को घायल अंग पर यथास्थान बनाए रखा जा सकता है। घायल अंग पर उपयुक्त दबाव डालने के लिए तिकोनी पट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 2 मार्च को, 2 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को। आंसर, 2 अप्रैल को। व्याख्या, विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस WAAD प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। यह एक विकास संबंधी गड़बड़ी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेल जोल बनाने में परेशानियां आती हैं। इसीलिए WAAD का उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD और उन बाधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है जिनका ASD से पीड़ित लोगों को हर दिन सामना करना पड़ता है। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों को कहा जाता है? आंसर, न्यूरोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए। व्याख्या, न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं का निदान और उपचार करते हैं। न्यूरोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो तंत्रिका तंत्र के विकारों के अध्ययन और उपचार से संबंधित है। गायनोलॉजिस्ट एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करने वाली स्थितियों का प्रबंधन करता है। साइकोलॉजिस्ट एक मनोचिकित्सक मेडिकल डॉक्टर होता है जो मानव मन और मानवीय भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है, जो मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों के निदान, उपचार और रोकथाम के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आंसर, सेक्स के बारे में व्यक्ति के अच्छे मूल्यों और विश्वास को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए। यौन शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सेक्स के बारे में व्यक्ति के अच्छे मूल्यों और विश्वास को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति नुकीली वस्तुओं का डर महसूस करता है तो वह निम्नलिखित में से किस एक से पीड़ित हो सकता है? आंसर, एचमोफोबिया। ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति नुकीली वस्तुओं का डर महसूस करता है तो वह एचमोफोबिया से पीड़ित हो सकता है। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है और उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। प्रश्नगत फोबियो विकारों का सही सम्मेलन निम्न प्रकार है: आल्गोफोबियो, दर्द का डर; एगारोफोबियो, खुली जगहों या भीड़ का डर; एचमोफोबियो, सुइयों या नुकीली वस्तुओं का डर; एक्मास्कोफोबियो, कार में सवारी करने का डर। अगला प्रश्न, प्राथमिक सहायता की जा सकती है स्वयं घायल व्यक्ति द्वारा, किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा? आंसर, उपर्युक्त सभी के द्वारा। व्याख्या, उपर्युक्त सभी के द्वारा प्राथमिक सहायता की जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा वह है जो
आप किसी घटना के तुरंत बाद किसी घायल या बीमार व्यक्ति की मदद करने के लिए करते हैं। अब अगला प्रश्न, पारधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना में शामिल होते हैं संवेदी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया, तंत्रिकाएँ, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना में संवेदी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया, तंत्रिकाएँ शामिल होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएँ संवेदी या अभिवाही एवं प्रेरक या अपवाही होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दैहिक तंत्रिका तंत्र और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया गया है। दैहिक तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक नियंत्रण में है और मस्तिष्क से मांसपेशियों जैसे अंतिम अंगों तक संकेत भेजता है। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन व्यवहार एवं अंतरंगता की जानकारी देना, यौन बीमारियों की रोकथाम करना, यौन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की जानकारी देना, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यौन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। अब अगला प्रश्न, वह समायोजन अपेक्षाकृत अच्छा है जो विफलताओं और मानसिक तनाव द्वारा उत्पन्न संघर्षों को कम करे एवं विफलता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन कर सके। यह कथन किसका है? आंसर कुल्लहन का। व्याख्या, यह कथन कुल्लहन का है। वह समायोजन अपेक्षाकृत अच्छा है जो विफलताओं और मानसिक तनाव द्वारा उत्पन्न संघर्षों को कम करे एवं विफलता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन कर सके। अगला प्रश्न, भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब अपनाई गई थी? आंसर वर्ष 1983 में। व्याख्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से जरूरी है। इसीलिए हर देश अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाता है। भारत में आज़ादी के 30 साल बाद पहली बार वर्ष 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाई गई थी। इसके बाद साल 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के करीब 15 साल बीत जाने के बाद साल 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। अगला प्रश्न, श्वेत फुफ्फुसा रोग पाया जाता है? आंसर कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में। व्याख्या, श्वेत फुफ्फुसा रोग कपास के रेशों की धूल के लगातार संपर्क में रहने के कारण होता है। लंबे समय तक वह हवा में सांस लेना जिसमें कपास के छोटे रेशे या धूल होती है इस रोग का कारण बनती है। कपड़ा और कपास श्रमिक इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व टीबी क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 24 मार्च को। व्याख्या, तपेदिक अथवा क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और निराकरण करने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे सामान्य संक्रमण वाले अंग फेफड़े, फुफ्फुसा, फेफड़ों के चारों ओर अवतल, लिम्फ नोड्स, आंतों, रीढ़ और मस्तिष्क है। चूँकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने तपेदिक टीबी का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस की खोज की घोषणा की थी और उसी की स्मृति में तपेदिक टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। प्रश्न, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी, 4500 कैलोरी। आंसर 4000 कैलोरी। व्याख्या, प्रायः पुरुषों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पुरुषों को 2000 से 2500 कैलोरी और महिलाओं को 1800 से 2200 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, लेकिन आयु के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता में भिन्नता होती है। जैसे 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के गतिहीन पुरुषों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी, मध्यम रूप से सक्रिय पुरुषों को प्रतिदिन 2800 से 2600 कैलोरी और सक्रिय पुरुषों को प्रतिदिन 2800 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा होती है। अब अगला प्रश्न, दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा सहायता के लिए दूसरों को पुकारना किस प्रकार का प्राथमिक उपचार है? आंसर स्वयं सहायता। व्याख्या, दुर्घटना में घायल व्यक्ति द्वारा सहायता के लिए दूसरों को पुकारना स्वयं सहायता का प्राथमिक उपचार है। अगला प्रश्न,
तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? आंसर न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन होते हैं। एक न्यूरॉन में एक कोशिका शरीर होता है। अब अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से होती है? किशोरावस्था में किशोरों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की जानकारी देने के लिए, किशोरियों के साथ साथ किशोरों को भी मासिक धर्म के बारे में शिक्षित करने के लिए, किशोरों तथा किशोरियों दोनों को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए, उपर्युक्त सभी कारणों से। आंसर उपर्युक्त सभी कारणों से। यौन शिक्षा की आवश्यकता उपर्युक्त सभी कारणों से होती है। अगला प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण करने वाला मुख्य कारक है? घरेलू वातावरण, विद्यालय का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण करने वाले मुख्य कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, घायल व्यक्ति का उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है? आंसर प्राथमिक सहायता। ऑप्शन ए। घायल व्यक्ति का उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना प्राथमिक सहायता प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, न्यूरॉन्स को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? संवेदी मोटर, संवेदी मोटर संघ, कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, उपर्युक्त तीनों। आंसर उपर्युक्त तीनों। व्याख्या, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स को उनके कार्य के आधार पर 3 प्रकारों संवेदी, मोटर और एंटीरियरोन में वर्गीकृत किया जाता है। संवेदी न्यूरॉन्स स्पर्श, ध्वनि या प्रकाश जैसी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं जो संवेदी अंगों की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और वे रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा किनके लिए आवश्यक है? युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, माता पिता के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। आंसर उपर्युक्त सभी के लिए। यौन शिक्षा उपर्युक्त सभी के लिए आवश्यक है। यौन शिक्षा लोगों को सेक्स और रिश्तों के बारे में अपने लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल हासिल करने में मदद करती है। अगला प्रश्न, घरेलू वातावरण को कौन सा पहलू बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होता है? परिवार का विघटन, निर्धनता, माता पिता का व्यवहार एवं अनुशासन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। घरेलू वातावरण को उपर्युक्त सभी पहलू बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण हैं? शांत एवं चुपचाप रहने वाला, दूर से दूर तक जाने की व्यवस्था को बनाए रखने वाला, तेजी परंतु निर्णय लेने में जल्दबाजी न करने वाला, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण हैं। अब अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। मानव मस्तिष्क को उपर्युक्त सभी भागों में विभाजित किया गया है। मस्तिष्क 3 मुख्य संरचनात्मक विभागों सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम से बना है। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कई लोब शामिल होते हैं जो उच्च कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, पुरुष जनतंत्र में मुख्य भाग है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय एवं शिश्न, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी पुरुष जनतंत्र में मुख्य भाग हैं। पुरुष के प्रजनन तंत्र में लिंग, वृषण कोश, वृषण, एपिडिडिमिस, वाफ डिफरेंस, प्रोस्टेट और शुक्राशय शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति छूने का डर महसूस करता है तो वह निम्नलिखित में से किस एक से पीड़ित हो सकता है? आंसर एफेनोफोबिया। ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति छूने का डर महसूस करता है तो वह एफेनोफोबिया से पीड़ित हो सकता है। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है और उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। प्रश्नगत फोबिया विकारों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है: एंथ्रोफोबिया फूलों का डर, एंथ्रोपोफोबिया लोगों या समाज का डर, एफेनोफोबिया छूने का डर, अराची
बूटीरोफोबिया, मूंगफली के मक्खन का डर। अब अगला प्रश्न है, घायल को घटना स्थल पर आसपास के लोगों द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदद कहलाती है। आंसर प्राथमिक सहायता। घटना को घटना स्थल पर आसपास के लोगों द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदद कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सा वह है जो आप किसी घटना के तुरंत बाद किसी घायल या बीमार व्यक्ति की मदद करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, अग्र मस्तिष्क मिलकर बना होता है। सेरिब्रम तथा थैलमस, थैलमस तथा हाइपोथैलमस, सेरिब्रम, थैलमस तथा हाइपोथैलमस, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। आंसर सेरिब्रम, थैलमस तथा हाइपोथैलमस, ऑप्शन सी। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, थैलमस तथा हाइपोथैलमस से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क शैक्षिक कार्यों, सोच और सूचना प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, पुरुष वृषण स्थित होते हैं। आंसर उदर गुहा में। व्याख्या, पुरुष वृषण उदर गुहा के बाहर तथा वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण शरीर के उदर गुहा के बाहर होती है और शरीर की गहराई में नहीं रहती, क्योंकि शुक्राणु को शरीर के समान तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। उदर गुहा के बाहर होने के कारण इसका तापमान शरीर के भीतर के तापमान की तुलना में करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। आंसर विलियम फिट्जर, ऑप्शन ए। मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला प्रथम व्यक्ति विलियम फिट्जर था। 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम फिट्जर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कार्यों के समकालीन दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, सिर पर बांधने के लिए आप किस पट्टी का प्रयोग करेंगे। आंसर तिकोनी पट्टी। व्याख्या, सिर पर बांधने के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग करेंगे। चोटग्रस्त अंग एवं घाव को ढकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी सहायता से खपचियों, औषधि व रुई आदि को घायल अंग पर यथास्थान बनाए रखा जा सकता है। घायल अंग पर उपयुक्त दबाव डालने के लिए तिकोनी पट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न, थैलमस नियंत्रित करता है ठंडी को, गर्मी को, दर्द को, उपर्युक्त सभी को। आंसर उपर्युक्त सभी को। व्याख्या, उपर्युक्त सभी को थैलमस नियंत्रित करता है। थैलमस मस्तिष्क का एक स्कैडियन लय के नियमन के लिए न्यूरोनल ट्रांसमिशन को पारित करने का कार्य करता है, ताकि सोते समय ध्वनि जैसी संवेदनाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। प्रत्येक संवेदी प्रणाली घ्राण को छोड़कर एक थैलमिक नाभिक पाया जाता है जो सूचना प्राप्त करता है, संसाधित करता है और जुड़े हुए कार्टिकल क्षेत्र तक संचारित करता है। अगला प्रश्न, मानव वृषण के किस भाग में शुक्राणुजन क्रिया के परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आंसर जननिक उपकला में, ऑप्शन ए। व्याख्या, मानव वृषण की जननिक उपकला में शुक्राणुजन क्रिया के परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुजनन अणु कोशिका के विस्तार और विकास की एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जो वृषण के वीर नालिकाओं के भीतर होती है, जो पुरुष प्रजनन क्षमता को निर्धारित करती है। शुक्राणुजनन और पुरुष प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन आवश्यक है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना की अनुपस्थिति में शुक्राणुजनन अर्धसूत्री विभाजन चरण में आगे नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न, मानसिक रोगों के लिए वैकल्पिक उपचार है। योग एवं ध्यान, पौष्टिक आहार, व्यायाम, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मानसिक रोगों के लिए वैकल्पिक उपचार हैं। एंटीसाइकोटिक दवाओं का उपयोग आमतौर पर सिजोफ्रेनिया जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाओं का उपयोग द्विध्रुवीय विकारों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है या अवसाद के इलाज के लिए एंटीडिपेंडेंट्स के साथ भी किया जा सकता है। किट बॉक्स में नहीं होता है। आंसर ग्लूकोज का पैकेट, ऑप्शन डी। किट बॉक्स में ग्लूकोज का पैकेट नहीं होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट एक बक्सा, बैग या अन्य कंटेनर होता है जिसमें आवश्यक सामग्री रखी जाती है, जिसका उपयोग सामान्य चोटों जैसे कट, खरोंच, चोट, मोच आदि के इलाज के लिए किया जाता है। फर्स्ट एड किट में चिपकने वाली पट्टियाँ, गॉज पैड्स, पट्टी टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स जैसी चीज़ों को रखना चाहिए। थर्मोमीटर, फर्स्ट एड किट में थर्मामीटर जरूर रखना चाहिए। प्रश्न, निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है। आंसर
टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन ए। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन वीर्य नालिकाओं के बीच वृषण के अंतरालीय स्थान में मौजूद लेडिंग कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और फिर नालिकाओं में फैल जाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन स्थानीय रूप से लेडिंग कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर सीरम 8.7 से 35 nm की तुलना में वृषण 340 से 2000 nm में 25 से 125 गुना अधिक होता है। अब अगला प्रश्न, अवसाद किस प्रकार का विकार है? आंसर मनोदशा। व्याख्या, अवसाद एक मनोदशा विकार है। अवसादग्रस्तता एक सम्मान और गंभीर चिकित्सा बीमारी है जो सोचने के तरीके और कार्य करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह उपचार योग्य है। यह उदासी की भावनाओं और गतिविधियों में अरुचि पैदा करने का कारण बनाता है। यह विभिन्न भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है जो काम पर और घर पर कार्य करने की अपनी क्षमता को कम करता है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पट्टी बांधने का नियम है? पट्टी की लंबाई चौड़ाई कटे या टूटे हुए अंग के अनुसार। बांधने के पहले पट्टी को लपेट लेना चाहिए। पट्टी की गांठ हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी पट्टी बांधने का नियम है। पट्टी की गांठ सदैव सुविधाजनक स्थान पर लगानी चाहिए। पट्टी की गांठ कभी भी घाव के ऊपर नहीं लगाई जाती है। पट्टी बांधने के बाद प्रायः रीफ गांठ लगानी चाहिए। पट्टी को कसकर सफाई एवं विधिपूर्वक लपेटना चाहिए। घाव पर कभी भी सीधे पट्टी नहीं लगानी चाहिए। इसका उपयोग केवल घाव को ढकने वाली ड्रेसिंग को अपनी जगह पर रखने के लिए किया जाना चाहिए। पट्टी को इतनी कसकर नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह परिसंचरण को रोक दे या इतना ढीला नहीं होना चाहिए कि यह ड्रेसिंग को फिसलने दे। अगला प्रश्न, उपदेश रोग के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाएं कौन सी हैं? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, तुलसी का अर्क। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी उपदेश रोग के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाएं हैं। टेट्रासाइक्लिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो 2 प्रमुख प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करता है। अब अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति नहाने का डर महसूस करता है तो यह निम्नलिखित में से किस एक से पीड़ित हो सकता है? आंसर एब्लूटोफोबिया। ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति नहाने का डर महसूस करता है तो वह एब्लूटोफोबिया से पीड़ित हो सकता है। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है और उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। प्रश्नगत फोबिया विकारों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है: एब्लूटोफोबिया नहाने का डर, एक्लुओफोबिया अंधेरे का डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, एरोफोबिया उड़ने का डर। अब अगला प्रश्न, पट्टी को लपेटने का काम करना चाहिए नीचे से ऊपर की ओर, भीतर से बाहर की ओर, दोनों ए और बी, सदैव ऊपर से नीचे की ओर। आंसर दोनों ए और बी। दोनों नीचे से ऊपर की ओर और भीतर से बाहर की ओर पट्टी को लपेटने का काम करना चाहिए। अब अगला प्रश्न, HIV संक्रमण के बारे में क्या सत्य है? HIV का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से उसके पति या पत्नी में होता है। HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे में संक्रमण हो सकता है। यह रोग जन्म उपरांत बच्चे को संक्रमित माँ द्वारा स्तनपान कराने से भी हो सकता है। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। HIV संक्रमण के बारे में उपर्युक्त सभी सत्य हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। यदि HIV का इलाज नहीं किया जाता है तो यह एड्स अधिग्रहित इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। फिलहाल कोई प्रभावी इलाज नहीं है। एक बार जब लोगों को HIV जो हो जाता है तो यह उन्हें जीवन भर के लिए बना रहता है। अब अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्रियों के अनुसार कौन सी शारीरिक व्याधियां मानसिक कारकों से उत्पन्न होती हैं? रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। चिकित्सा शास्त्रियों के अनुसार उपर्युक्त सभी शारीरिक व्याधियां मानसिक कारकों से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न, खेल में चोट आने का मुख्य कारण नहीं है। आंसर परिवार में समर्थन का अभाव। ऑप्शन ए। खेल में चोट आने का मुख्य कारण परिवार में समर्थन का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न,
मासिक धर्म प्रारंभ होने के कितने सप्ताह बाद हर माह स्त्री के डिंब कोष से डिंब निकलता है? 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। आंसर 2 सप्ताह। व्याख्या: मासिक धर्म होने के लगभग 2 सप्ताह बाद हर माह स्त्री के डिंब कोष से एक डिंब बाहर आता है। ओव्यूलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है जिस दौरान अंडा मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया पीरियड शुरू होने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान अगर सेक्स किया जाता है तो गर्भधारण करने की पूरी संभावना होती है, जिसका मासिक चक्र 28 दिन का होता है। वे 14वें दिन पर ओव्यूलेट करती है और जिनका मासिक चक्र 21 दिन का होता है वे 7वें दिन ओव्यूलेट करती है। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 35 से 36वें दिन पर होता है उनका ओव्यूलेशन 21वें दिन होता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? आनुवंशिकता, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मानसिक आघात, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या: उपर्युक्त सभी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता, गर्भावस्था संबंधित पहलू, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, मनोवैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात, सामाजिक कारण है। अगला प्रश्न: सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक हैं। विभिन्न आकारों का पैड, ORS के पैकेट, कैंची तथा चिमटी। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक हैं। इन किटों में एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक मलहम भी आवश्यक है क्योंकि यह हमारी और आंतरिक चोटों को रोकने में मदद करता है। कॉटन बॉल और पैड अन्य घटक हैं जिन्हें हर सुरक्षा बॉक्स में आवश्यक माना जाता है। रबर के दस्ताने और फेस मास्क अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सुरक्षा किट में शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।